हेलो फ्रेंड्स, मैं के गुरु एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी पटवारी के लिए हम टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आए थे। तो आज हम साइंस का ही एक टॉपिक है बल एवं गति के नियम, उस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। आज हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से भी अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक में। दोस्तों, प्रश्न है कि नियत बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा। तो इसका आंसर हुआ त्वरण। दोस्तों, जब भी कोई नियत बल लगाया जाता है तो आप सभी जानते हैं त्वरण है क्या। त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगर आप किसी वस्तु पर नियत वेग लगाएंगे, एक जैसा वेग लगाएंगे, एक जैसा बल लगाएंगे तो उसकी गति में परिवर्तन होगा ही नहीं। अगर आप एक ही बल लगाते हैं तो उसकी गति में क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और अगर उसकी गति में परिवर्तन यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब कि त्वरण जो है, वेग परिवर्तन की दर, वो क्या रहेगी, नियत रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के माध्यम से ही हम पूरा टॉपिक समझेंगे। प्रश्न के साथ साथ मैं आपको उस टॉपिक के बारे में क्लियर करता चलूंगा। जैसे ये है, न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि ये संबंधित है किससे, जड़त्व से संबंधित है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर न्यूटन के गति का नियम है क्या। न्यूटन के गति का नियम, पहला नियम जो है वो है क्या। तो दोस्तों, न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी अगर आप किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, तो इस स्थिति को बोला जाता है जड़त्व की स्थिति। क्या बोला जाता है, जड़त्व की स्थिति। स्थिर वस्तु के लिए ये विरामावस्था का जड़त्व होता है और गतिशील वस्तु के लिए गति का जड़त्व होता है। जैसे मोटर गति कर रही है या मान लीजिए पंखा ही गति कर रहा है, तो वो कब तक करता रहेगा, जब तक कि आप बाह्य बल लगा के बटन बंद स्विच ऑफ नहीं करते या कोई बाह्य बल लगा के पंखे को रोकते नहीं है, तब तक। ठीक है, तो वो क्या होगा, पंखा में क्या रहेगा, गति का जड़त्व रहेगा। ठीक है, और जब भी कोई वस्तु जड़त्व की स्थिति होती है और उसमें अचानक से परिवर्तन लगता है दोस्तों, तो उसमें परिवर्तन जब होता है तो उसमें धक्का लगता है। जैसे आप देखेंगे कि आप बैठे हैं ट्रेन में स्थिर अवस्था में और अचानक से ट्रेन चलना शुरू कर दे तो आप क्या होंगे, पीछे की ओर ढकेल जाएंगे, धक्का पीछे की ओर आपको लगेगा। ठीक है, वैसे ही एक चलती हुई ट्रेन है, अगर उसमें अचानक ब्रेक मार दिया जाए तो आप आगे की ओर आपको धक्का लगेगा। तो ये दोनों ही क्या हैं, जड़त्व हैं। एक हुआ स्थिर अवस्था का जड़त्व और एक हुआ गति का जड़त्व। तो यही है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक समान वेग में वस्तु, एक समान वेग में वस्तु क्या होता है वस्तु में। तो दोस्तों, जब एक समान वेग में वस्तु चलती है तो समान समय में वो समान दूरी तय करती है। ठीक है, समान समय अंतराल पर क्या करेगी, समान दूरी तय करेगी, जब उसकी गति क्या होगी, एक समान रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी पहला नियम बताया जो जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया में आखिर होता क्या है, इसका आंसर तो हो गया तीसरा, लेकिन आखिर ये है क्या। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके विपरीत में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्शन के विपरीत क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे कोई बंदूक चला रहा है तो बंदूक जब आगे की ओर गति करती है, उससे निकलने वाली गोली, तो हमको पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। ठीक है, पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया।
ठीक है, बंदूक की गोली गई आगे की ओर और हमको धक्का लगा कहाँ, पीछे की ओर। ठीक है, तो ये होते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के नियम। इसका अगर फार्मूला आ जाए आपको तो देखिए फार्मूला रहता है F12 बराबर माइनस F21। अब यहाँ पे ये 1 और 2 क्या हैं, तो दोस्तों देखिए पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर लगने वाला जो बल होता है, पहली स्थिति में से दूसरी स्थिति में जाने पर लगने वाला जो बल होता है वो दूसरी स्थिति से पहली स्थिति पर जाने पर लगने वाले बल के बराबर होता है। बल के क्या होता है, बराबर होता है। फिर भी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैंने माइनस का यूज किया था कि इस साइड माइनस होता है, क्योंकि जब हम पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं तो हम पॉजिटिव जाते हैं। कैसे जाते हैं, पॉजिटिव। लेकिन जब हम दूसरी स्थिति से पहली स्थिति में आते हैं तो हम क्या होते हैं, रिवर्स चलते हैं। और ये घटना कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए मैंने एक साइड पॉजिटिव साइन का प्रयोग किया और एक साइड नेगेटिव साइन का प्रयोग किया। ठीक है, तो यही है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ध्यान से आपको पूरा टॉपिक देखना है, हम प्रश्नों में ही पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और इससे एमपी पटवारी में आपको 1 से 2 नंबर या और भी कोई एग्जाम है तो उसमें आपके 1-2 नंबर तो पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किस कारण होता है। तो दोस्तों अभी ही मैं न्यूटन के प्रथम नियम में बताया कि ये होता किसके कारण है, जड़त्व के कारण। और चलती हुई बस है यानी गति करती हुई बस है, यानी ये कौन सा जड़त्व हुआ, तो गति का जड़त्व हुआ। कैसा जड़त्व हुआ, गति का जड़त्व हुआ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है संवेग, चाल, संवेग परिवर्तन की दर और त्वरण। तो दोस्तों गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित है। संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित है। आखिर ये गति का दूसरा नियम कहता क्या है, तो दोस्तों गति का जो दूसरा नियम, पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आप अगर स्थिर वस्तु में गति कराना चाहते हैं या फिर गतिशील वस्तु को रोकना चाहते हैं, यानी आप वेग परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप वेग परिवर्तन करना चाहते हैं तो वेग परिवर्तन में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान m इंटू वस्तु के त्वरण के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी आप अगर वेग परिवर्तन करना चाहते हैं तो वेग परिवर्तन क्या किससे होगा, बल से। अब वो लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी आपको बल की परिभाषा, आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि न्यूटन के किस नियम से उसके बल की परिभाषा मिलती है, तो दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है और क्या होती है, F बराबर ma यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करें कि वह अधिकतम दूरी तय करे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से अगर हम फेंकते हैं ऊपर की ओर तो वो वस्तु अधिक गति करती है। तो कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है और व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंचता है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम लागू हुआ जो बोला कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब कोई व्यक्ति आगे की ओर कूदेगा तो जिस वस्तु पर खड़ा था वो किस ओर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, वो कैसे जाएगी, पीछे की ओर
जाएगी। जैसे आप देखते भी होंगे कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी हमारे आगे की ओर जाती है, लेकिन उससे उड़ने वाली धूल किस साइड जाती है? पीछे साइड, क्योंकि गाड़ी किस पर चल रही है? धूल पर। चल तो पृथ्वी पर रही है, लेकिन पृथ्वी को हिलाना अपने बस की बात तो है नहीं। तो जो धूल है वो क्या होती है? पीछे की ओर हटती है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव हल्की है, तो नाव क्या होती है? पानी के ऊपर तैर रही है, तो वो पीछे की ओर खिसकती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं आप कि अगला प्रश्न है क्या। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि सीलन युक्त गीले कपड़े कपड़े सुखाने की मशीन की किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं? यानी दोस्तों ये कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अपकेंद्रीय बल लगता है। वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अदिश नहीं है, यानी कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक भी हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विस्थापन। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनके दिशा एवं परिमाण निश्चित होते हैं। दिशा एवं परिमाण निश्चित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, और जिनके निश्चित नहीं होते उनको अदिश राशियां कहते हैं। विस्थापन जो है तो वो निश्चित दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई निश्चित दूरी होती है, यानी दिशा भी निश्चित है, परिमाण भी निश्चित है, इसलिए वो एक सदिश राशि होती है। अगर आप इन सदिश राशियों अदिश राशियों को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को, उस ट्रिक को, शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु को शून्य वेग से नीचे गिराया जाता है तो टी समय में कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों जब हम किसी वस्तु को जीरो वेग से नीचे गिराते हैं तो वो GT² डिवाइडेड बाई 2 इतनी दूरी तय करती है। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, टी होता है लगने वाला समय, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। दीवार पर धक्का लगाना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो दोस्तों दीवार पर बल लगाना एक संतुलित बल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो हम जान लेते हैं कि ये संतुलित बल होता क्या है। तो दोस्तों जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं होता है? उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो गति नहीं करती है बल लगाने पर भी, तो इसको संतुलित बल कहा जाता है। जैसे एक रस्सी को दो लोग पकड़ के खींच रहे हैं दो साइड से, और ना ये रस्सी इस साइड खींच रही है ना उस साइड, तो वो बल होगा संतुलित बल। हम दीवार पर धक्का लगाएं, दीवार गति नहीं करेगी, ये भी होगा किसका उदाहरण? संतुलित बल का। और अगर वस्तु में गति आ जाती है तो उस बल को कहते हैं हम असंतुलित बल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बल की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 मीटर अपॉन सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 न्यूटन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि F बराबर ma होता है फार्मूला। m की वैल्यू आपको दी गई है 1 kg, और त्वरण की वैल्यू भी आपको दी गई है 1। 1 का 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन है ए प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, इनमें से कोई नहीं, और आकर्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ आकर्षण बल। गुरुत्व धन आकर्षण। ठीक है, गुरुत्व धन आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, तो ये कैसा बल है? आकर्षण बल है। ठीक है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, ना कि उन्हें दूर भेजता है। तो प्रतिकर्षण उसे कहते हैं जब वो दूर भागे, क्या हो? दूर भागे, या जब पास आए तो उसे बोलते हैं आकर्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो दोस्तों, जब कोई कार चक्कर लगाती है इसको हम वक्राकार मार्ग बोलते हैं, और जब कार इस ऐसे चक्कर लगाती है तो यहाँ जो बल लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। कैसा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो आप सभी से उम्मीद है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।